नमस्कार साथियों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम जो कल पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो ब्लड के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर रहे थे सारी, है ना, कि ब्लड क्या होता है और ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ब्लड का जो नाम है आरबीसी क्यों रखा था, उसी को इरिथ्रोसाइट क्यों कहा जाता है स्टूडेंट। तो हमने ये जो ब्लड है ना, उसी ब्लड के अंदर हमने आरबीसी जो कणिकाएं थी उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसका शेप वगैरह कैसा है। और आज हम उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट टॉपिक डालेंगे, है ना, क्या चल रहा था हमारा, आर बी सी, इसी को बोल रहे थे रेड ब्लड सेल, है ना। और इसी को कहते हैं स्टूडेंट इरिथ्रोसाइट। ये हमने कल स्टडी की थी स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने देखी थी कि आरबीसी को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं और रेड ब्लड सेल क्यों कहते हैं। और आज सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जीवन काल। और जीवन काल स्टूडेंट 120 डेज का होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, इरिथ्रोसाइट का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है 120 डेज स्टूडेंट। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसको, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। और आगे हम बात करें कि ये जो आरबीसी है, तो आरबीसी का जो विनाश होता है, आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, विनाश होता है स्प्लीन में। तो इसी स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। आरबीसी का जो विनाश होता है वो स्प्लीन में होता है। किस में होता है, तो स्प्लीन में होता है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखें। और हम इसके बाद में बात करें कि ये जो प्लीहा के अंदर है ना, ये मतलब हमारी जो ये आरबीसी है, इसका जो विनाश होता है, इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है, स्प्लीन में होती है। इसीलिए इस प्लीहा को क्या बोलते हैं, प्लीहा को प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं, आरबीसी का। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता जाना जाता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल होता है 120 डेज का। और इसकी डेथ कहाँ पर होती है, तो डेथ होती है स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन को ही बोलते हैं प्लीहा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। तो हमने लिखा है कि इसी स्प्लीन को बोलते हैं कि आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें स्टूडेंट। स्टूडेंट तो हम देख लेते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करें, है ना, साथ ही साथ। अब इस प्लीहा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्लीहा से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कि प्लीहा क्या होता है ना। तो प्लीहा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं हम स्टूडेंट, है ना। तो प्लीहा को क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो हमने क्या बोला, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और इस प्लीहा को क्या कहेंगे, और इस प्लीहा को बोलते हैं शरीर का ब्लड बैंक। शरीर का ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। और स्टूडेंट क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं शरीर की
सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। और पूछें ये क्या है? प्लीहा द्वितीय लसिका अंग है। कौन है? प्लीहा। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी मलेरिया जो रोग होता है तो उस मलेरिया रोग में क्या होता है, जो ये प्लीहा है उस प्लीहा का जो आकार होता है स्टूडेंट वो बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे मलेरिया रोग में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो आरबीसी है उसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 डेज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि जो आरबीसी का जो विनाश है, आरबीसी की जो डेथ हो रही है, आरबीसी सेल नष्ट हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं आरबीसी का क्या है? कब्रिस्तान, है ना। तो क्या है? प्लीहा क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है। और हम बात करें कि हमने जो पिछली क्लास जो हमने देखी थी उसमें देखा था कि जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है इसी प्लीहा के अंदर होता है। इसीलिए इसको क्या बोला है? शरीर का ब्लड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या बोलते हैं कि ये जो प्लीहा है ये शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। और ये जो लसिका होता है वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे स्टूडेंट। और हम बात करें कि ये जो प्लीहा है उसी को हम बोलते हैं द्वितीय लसिका अंग होता है। और मलेरिया जो रोग होता है जो प्लाज्मोडियम से फैलता है ना, प्लाज्मोडियम नामक जो हम कहें कि तो उससे फैलता है। तो बात करें कि जो मलेरिया है, मलेरिया रोग में जो प्लीहा है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है स्टूडेंट। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और आप एक बार इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और वहां से प्रश्न आना बिल्कुल निश्चित है, आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा इसका। यहाँ पर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जीवन काल की। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है। और आप फटाफट से इसको नोट डाउन करें तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आरबीसी है और आरबीसी की अगर संख्या में कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया है ना, क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ये स्टूडेंट आप ध्यान रखें। और हम कहें कि ये जो एनीमिया है वो 4 प्रकार का होता है। कितना होता है? 4 प्रकार का। सबसे जो पहला होता है वो होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा स्टूडेंट? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जो कि आयरन की कमी से होता है। और हम बात करें पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्नीशियस जो एनीमिया है वो विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं उसकी कमी से होता है। और जो तीसरा है वो है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। स्टूडेंट विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो है मेगाब्लास्टिक एनीमिया।
और जो चौथा है वो है सिकल सेल एनीमिया, और इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का जो आकार है वो हो जाता है हंसियाकार, है ना, हंसिया के आकार का हो जाता है। इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया का नाम भी सिकल सेल एनीमिया, कि सिकल जैसी सेल हो जाती है उसकी, आरबीसी सिकल जैसी हो जाती है, मतलब हंसियाकार उसकी शेप हो जाती है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो स्टूडेंट, कितने प्रकार के एनीमिया, 4 प्रकार देखे हमने। जो सबसे पहला है वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, कौन सा एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और ये होता है आयरन की कमी के कारण। कौन सी कमी, आयरन की कमी के कारण। कारण क्या है, आयरन की कमी हो रही है, उसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर इसकी कमी होती है तो स्टूडेंट, जो पालक है, पालक की सब्जी आपने खाई होगी, तो ये पालक में आयरन जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए किसका सेवन करें, पालक का सेवन करें। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का अगर नाम आएगा तो वो हो जाएगा आयरन की कमी से रोग होता है स्टूडेंट। और हम बात करें सेकंड नंबर, और जो सेकंड नंबर वाला जो एनीमिया है वो है पर्नीशियस एनीमिया। क्या नाम है, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। और ये पर्नीशियस जो एनीमिया है वो होता है विटामिन B12 की कमी से, ध्यान रखना। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनो कोबालामिन। ये विटामिन B12 का नाम है, ये भी ध्यान रखें। आपको पूछा जाए कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है पर्नीशियस एनीमिया। और जो थर्ड है वो है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो बच्चों, ये जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया है वो आरबीसी की कमी से, मतलब हम बात करें कि ये जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B9 की कमी से होता है, कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B9 को हम बोलते हैं फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल कहते हैं। ये आप ध्यान रखें। और जो चौथा है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में आप क्या लिखेंगे कि जो आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये जो सिकल सेल एनीमिया है यह
एक ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है, ये आप ध्यान रखें। और एक और चीज लिखेंगे इसमें कि आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सेट हो, रीट हो, नीट हो, ये अलग अलग है ना, जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। और पूछा जाए कि आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है वो होता है आयरन की कमी से। और जब आप पालक का सेवन करेंगे तो पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो ये कमी दूर हो सकती है। और दूसरी चीज है पर्निशियस एनीमिया, ये होता है विटामिन B12 की कमी से होता है स्टूडेंट। और विटामिन B12 का जो नाम है वो क्या है, वो साइनोकोबालामिन है। और जो थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा मेगाब्लास्टिक एनीमिया, वो है विटामिन B9 की कमी से होता है, और B9 को हम बोलते हैं फोलिक एसिड। और हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये एक ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है। और इसमें क्या हो जाता है, जो आरबीसी का जो आकार है वही चेंज हो जाता है, और वो किस आकार की हो जाती है, वो हंसियाकार आकार की हो जाती है स्टूडेंट। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की तरफ बढ़ें। यहां से जो प्रश्न है वो हमेशा बनता है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं विटामिन B12, विटामिन B12 और विटामिन B9 आरबीसी की परिपक्वता में सहायक है। एक पॉइंट आप ये डालेंगे स्टूडेंट। और आरबीसी का जो मापन है, वो हम करते हैं किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर। किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये किससे करते हैं, आरबीसी का मापन हीमोसाइटोमीटर से। और हम कहें कि धरातल से जैसे जैसे हम कहां पर चलते हैं, ऊंचाई की तरफ चलते हैं, जैसे समतल जगह है और वहां से हम कहां पर चलते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर अगर हम चलते हैं, तो वहां पर जाने पर वो जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जिसे हम वायुमंडलीय जो दाब होता है ना, उसमें क्या नजर आती है, उसमें कमी नजर आती है स्टूडेंट, है ना। और जिससे जो O2 है, और उस O2 की जो मात्रा है वो घटती है। और वो घटने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि जैसे जैसे घटेगा तो शरीर में जो आरबीसी है उसकी संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसी को बोलते हैं पॉलीसाइथीनिया कहा जाता है। मतलब पॉलीसाइथीनिया का अर्थ क्या हो गया, कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि, और उसी को बोलते हैं स्टूडेंट कि पॉलीसाइथीनिया।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कहानी क्या है ये सुनना कि जैसे जैसे हम समतल भूमि से कहां जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर गए तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वहां पर वायुमंडलीय मतलब हम कहें कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है। और कम होने से क्या होगा, कम होने से क्या हो जाएगा, जो आरबीसी की जो संख्या है, मतलब हम बात करें कि ऑक्सीजन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और ऑक्सीजन में अगर कमी आती है तो जो आरबीसी की संख्या है उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी स्टूडेंट। और वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं पॉलीसाइथीनिया। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। तो हम लिख लेते हैं कि धरातल से ऊंचाई पर जाने पर, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, वायुमंडलीय दाब में कमी आती है जिससे O2 की मात्रा घटती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और वह साथ ही O2 की मात्रा घटेगी तो साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा घटने से क्या हो जाएगी, साथ ही है ना घटती है। और हम बात कहें कि जिससे शरीर में आरबीसी की संख्या, जिससे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, उसे पॉलीसाइथीनिया, पॉलीसाइथीनिया कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। और हम आगे की तरफ बढ़े स्टूडेंट, तो एक आपने जो शब्द सुना होगा वो है हीमोलाइसिन। कौन सा शब्द है, हीमोलाइसिन। तो स्टूडेंट हम देखें कि ये जो हीमोलाइसिन है वो होता क्या है। तो जैसे हम बात करें कि ये एक आरबीसी है ना, ये क्या है, एक आरबीसी है। सपोज करो ये आरबीसी क्या है, आरबीसी। और इसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल पाया जाता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि सर्पदंश मतलब सांप के काटने पर, और बात करें मलेरिया रोग हो जाए, मलेरिया रोग, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो आरबीसी की जो ये झिल्ली है, ये जो झिल्ली है ये क्या हो जाती है, वो फट जाती है। और फटने से क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर उपस्थित, वो हीमोग्लोबिन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसी हीमोग्लोबिन के बाहर आने की जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, उसी को हम बोलते हैं हीमोलाइसिन। लाइसिन का मतलब बाहर निकलना, हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन, कहां से निकलना, आरबीसी। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। तो इसको हम सही वे में लिख लेते हैं। सर्पदंश व मलेरिया रोग में क्या लिखेंगे, सर्पदंश व मलेरिया रोग में, सर्पदंश व मलेरिया रोग में आरबीसी की झिल्ली, झिल्ली फट जाती है, जिससे
आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसे हम बोलते हैं हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन कहते हैं, ये आप ध्यान रखें, हीमोलाइसिन है ना। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उभयचर, जिसे हम कहते हैं एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस में एग्जाम्पल की बात करें तो मेंढक। तो इसकी जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगर सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें तो निश्चित ही हमें सबसे छोटी आरबीसी भी ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे छोटी जो आरबीसी होती है, सबसे छोटी आरबीसी आपको कहां मिलेगी? तो वो मिलेगी कस्तूरी मृग में। ये आप ध्यान रखें स्टूडेंट, तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है? आरबीसी का मापन किसमें किया जाता है, पूछा जा सकता है। इसको पूछा जा सकता है विटामिन B12 का नाम क्या है, B9 का नाम क्या है। और ये प्रोसेस पूछी जा सकती है, क्या कथन सही है या गलत है। और हीमोलाइसिन की जो प्रोसेस है ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे बड़ी आरबीसी और सबसे छोटी आरबीसी भी पूछी जा सकती है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है स्टूडेंट। फिर हम आगे की तरफ बात करें, इससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है ना, तो वो भी लिखेंगे। आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि एक वर्णक पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है स्टूडेंट हीमोग्लोबिन होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और हम बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन है क्या है? हीमोग्लोबिन। और ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। किससे बना हुआ है? हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन। तो ये जो हीम वाला पोर्शन कितना है, ये ग्लोबिन वाला पोर्शन कितना है? तो हम बात करें 5% जो होता है वो हीम होता है, और 95% अगर पूछा जाए तो ग्लोबिन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। और अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, डायग्राम कैसा होता है। तो संरचना की बात करें स्टूडेंट, तो ये जो आयरन है Fe+2 है ना,
और अल्फा पेप्टाइड चेन, बीटा पेप्टाइड चेन, अल्फा पेप्टाइड चेन और बीटा पेप्टाइड चेन। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और ये किससे लगा हुआ होता है? तो ये लगा हुआ होता है स्टूडेंट अमीनो एसिड से। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट, मतलब हम बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन के, मतलब हम कहें O2 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 और O2, मतलब 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ में मिलके हीमोग्लोबिन है ना बाइंड अप होता है। और हम बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन में जो केंद्रीय परमाणु जो धातु है, ये है आयरन, और इसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2 तो अल्फा और 2 बीटा। ये आप विशेष ध्यान रखें। और ये किससे जुड़ी हुई रहती है? इससे तो अमीनो एसिड से जुड़ी हुई रहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लिख लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा सा हम फास्टली चलेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी ये। तो स्टूडेंट हम बात करें कि Hb में केंद्रीय परमाणु धातु, Hb में केंद्रीय परमाणु धातु क्या कौन सा होता है? आयरन, Fe+2 होता है, ये आप ध्यान रखें। और हम बात करें कि इसमें कितनी पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो इसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, जो किससे जुड़ी हुई रहती है? जो अमीनो एसिड से जुड़ी हुई रहती है, आप ये ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट? जो 1 पेप्टाइड चेन है ना, ये हम बात करें कि एक ऑक्सीजन अणु, तो 4 पेप्टाइड चेन, कितने? 4 ऑक्सीजन के अणु और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे इस हीमोग्लोबिन के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है। ये 2 चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। एक आपको पूछ सकता है आरबीसी का कलर क्या होता है, और एक पूछेगा आपको हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो हो जाता है स्टूडेंट बैंगनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1000 बार पूछ रखा है, फिर भी कई जो बच्चे हुए हैं वो
इसको गलत करके आते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो बैंगनी होता है और आरबीसी का जो रंग है वो है रेड। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें। और अगर पूछा जाए आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है? ऑप्शन में आपको जैसे ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन में दे दिया आयरन के कारण, और बी हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन में दे दिया हीमोग्लोबिन के कारण, और सी हो गया आरबीसी के कारण। तो आप क्या आंसर करेंगे इसका? ये कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट। तो आरबीसी का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल। किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर जो है, सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि आरबीसी का जो लाल रंग है, कौन सा रंग? लाल जो कलर है वो होता है स्टूडेंट आरबीसी में उपस्थित आयरन की वजह से। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। और हम बात करें कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है वो हम लिखे। इससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। कुछ चीजें आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी जाए, एचपी की मात्रा किसमें पूछी जाए, या फिर पूछी जाए पुरुष के अंदर, और या फिर पूछी जाए फीमेल मतलब महिला के अंदर। तो ये जो मेल है इसमें होती है 10 से 14 ml, 10 से 14 ml, 14 ग्राम है ना, 10 से 14 ग्राम पर 100 ml, पर 100 मतलब हम कहें कि 100 ml के अंदर कितना होना चाहिए? 10 से 14 ग्राम। ये मेल का हीमोग्लोबिन की मात्रा है। और हम बात करें फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होना चाहिए? स्टूडेंट इसको ध्यान रखना आप, ये 14 से 16 ग्राम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और बात करें कि महिला के अंदर होना चाहिए 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। एक मतलब हम बात करें 100 ml में कितना? 100 ml के अंदर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन का काम है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और इसीलिए इसे श्वसनीय
वर्णक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आज हमने जो जानकारी प्राप्त करी है वो है सारी आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी का कंटेंट क्या होता है, आरबीसी की कमी से होने वाले जो रोग है वो हमने देखे। सबसे पहला जो देखा था वो आयरन की कमी से देखा था, फिर हमने विटामिन B12 की कमी से होने वाला देखा था, फिर फोलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग देखा था, और उसके बाद में हमने सिकल सेल एनीमिया देखा था। तो ये 4 प्रकार के रोग देखे थे हमने। और आरबीसी जो है उसमें जो कंटेंट है हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना होता है, मेल में कितना होता है, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, आरबीसी का रंग क्या होता है, तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पूरा ही चैप्टर एक ही व्यू के अंदर पूरा रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है आरबीसी की है ना, तो आरबीसी का लगभग हमारा सारी चीजें हो गई है, और हम जो कल की क्लास जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो है डब्ल्यूबीसी को लेकर, कि डब्ल्यूबीसी की भी थोड़ी सी जानकारी हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्ति करेंगे स्टूडेंट। तो आप ध्यान रखें। तो हम मिलते हैं कल डब्ल्यूबीसी के साथ में स्टूडेंट, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।